सोचिए जरा, एक इतना बड़ा साम्राज्य जो अपनी फौजी ताकत के लिए मशहूर हो, उसे बिना कोई बड़ी जंग लड़े ही घुटनों पर ला दिया जाए। आज हम बात करेंगे 1846 की, जब सिर्फ दो संधियों, दो कागजी समझौतों ने शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव हिला दी। ये सब हुआ कलम की ताकत से। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ जंग में जीत की नहीं है। ये कहानी है शातिर कूटनीति की, कानूनी दांव-पेच की और एक ऐसी रणनीति की जो किसी भी लड़ाई से कम क्रूर नहीं थी। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो बात है 1846 की शुरुआत की। महाराजा रणजीत सिंह का बनाया हुआ ताकतवर सिख साम्राज्य सोबराव की लड़ाई में मिली एक बड़ी हार के बाद सदमे में था। जंग का मैदान तो शांत हो चुका था, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर। और इस पूरे सियासी खेल के बीच में कौन था? एक बच्चा। सोचिए, इतने बड़े सिख साम्राज्य की बागडोर किसी तजुर्बेकार योद्धा या नेता के हाथ में नहीं, बल्कि एक छोटे से लड़के महाराजा दिलीप सिंह के हाथ में थी। और उनकी यही कम उम्र आगे होने वाली घटनाओं पर बहुत भारी पड़ने वाली थी। सिर्फ 7 साल के। जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ थे घाघ ब्रिटिश डिप्लोमैट्स जो हर चाल चलना जानते थे, और दूसरी तरफ एक 7 साल का महाराजा अपनी मां रानी जिंदान के साथ एक पूरे साम्राज्य की किस्मत बचाने की कोशिश कर रहा था। ताकत का पलड़ा किधर झुका था, ये साफ था। अंग्रेजों ने अमन का पैगाम दिया, या कम से कम दिखाया तो ऐसा ही। उन्होंने लाहौर की संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें शांति का वादा था। पर असल में ये कोई अमन का समझौता नहीं था। ये एक साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े करने की पहली सीढ़ी थी। अंग्रेजों की पहली चाल क्या थी? एक ऐसी मांग जिसने सबको चौंका दिया। जंग के हर्जाने के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए। उस जमाने में ये इतनी बड़ी रकम थी कि कोई भी सल्तनत इसके बोझ तले दबकर घुटने टेक दे। और यहीं पर अंग्रेजों का बिछाया जाल काम आया। जंग से तबाह हुआ सिख दरबार ये रकम चुका ही नहीं सकता था। लाहौर का मशहूर खजाना खाली हो चुका था, और अंग्रेज ये बात अच्छी तरह जानते थे। वो अपनी अगली चाल के लिए पूरी तरह तैयार थे। तो देखिए, ये एक के बाद एक कैसे हुआ। ये एक सोचा समझा डोमिनो इफेक्ट था। पैसा चुका नहीं पाए तो नतीजा क्या हुआ? जमीन देनी पड़ी, और वो भी कोई ऐसी वैसी जमीन नहीं। कश्मीर घाटी समेत कई अहम पहाड़ी इलाके अंग्रेजों के हाथ में चले गए। मतलब एक आर्थिक संकट को सीधे सीधे जमीनी जीत में बदल दिया गया। लेकिन बात सिर्फ पैसे या जमीन की नहीं थी। बात थी साम्राज्य की रूह को तोड़ने की। लाहौर की संधि ने पंजाब को फौजी और सियासी दोनों तौर पर कमजोर कर दिया। वो खालसा फौज जिसका कभी पूरे हिंदुस्तान में खौफ था, अब बस नाम की रह गई थी। और लाहौर में एक ब्रिटिश रेजिडेंट के बैठने का मतलब साफ था कि अब सिख राज बस एक दिखावा था। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तो कहानी में एक और मोड़ आता है। कश्मीर पर कब्जा करने के ठीक बाद अंग्रेजों ने एक ऐसा सौदा किया जिसने उस इलाके की तारीख को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। अंग्रेजों के लिए वो जन्नत जैसी कश्मीर घाटी सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा थी, एक चीज जो उन्हें कर्ज के बदले मिली थी। और उस पर हुकूमत करने के बजाय उन्होंने उसे बेचने का फैसला कर लिया। और कीमत क्या थी? 7.5 लाख रुपया। यानी जिस चीज के लिए लाहौर दरबार से इतनी बड़ी कीमत वसूली थी, उसे आधे दाम पर बेच दिया। ये एक बेहद शातिर और सोचा समझा कदम था। और खरीदार कौन था? गुलाब सिंह डोगरा। उन्हें जंग के दौरान अंग्रेजों की मदद करने का इनाम मिला था। इसी सौदे से जम्मू और कश्मीर रियासत की नींव पड़ी, लेकिन इसने सिखों के दिलों में एक कभी न भरने वाला जख्म भी दे दिया, एक धोखे का एहसास। लेकिन अंग्रेज यही नहीं रुके। साल खत्म होते होते उन्होंने उस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया जो उन्होंने खुद ही पैदा की थी, ताकि पंजाब पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत कर सकें। तो फर्क देखिए, कुछ ही महीनों में हालात कैसे बदल गए। मार्च में जहां उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल था, दिसंबर तक वो पूरी तरह से हावी हो चुके थे। जो ब्रिटिश रेजिडेंट पहले सिर्फ सलाह देता था, अब वो ही असल हुक्मरान बन बैठा। ये पंजाब की आज़ादी के ताबूत में आखिरी कील थी। रानी जिन्नान, जो कि विरोध का एक बड़ा चेहरा थी, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और उनकी जगह एक ऐसी काउंसिल बना दी गई जो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। अब पंजाब सिर्फ नाम के लिए एक आज़ाद रियासत रह गया था। और ये जो लाइन है, ये सब कुछ बयां कर देती है। राज्य के हर विभाग के सभी मामलों पर पूर्ण अधिकार। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अब सब कुछ, एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा, कानून, हर चीज का कंट्रोल एक ब्रिटिश अफसर के हाथ में था।
लेकिन आप एक स्वाभिमानी कौम पर इस तरह हुकूमत करके अमन की उम्मीद नहीं कर सकते। इन संधियों ने झगड़ा खत्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने अगले और भी ज्यादा खूनी संघर्ष के बीज बो दिए। गुस्से का उबलता हुआ पतीला। 1846 के बाद पंजाब के माहौल को बताने के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकते। वो जिल्लत, अपनी जमीन खोने का दर्द और बाहरी ताकत का कंट्रोल, ये सब गुस्सा बनकर अंदर ही अंदर खौल रहा था। और आखिरकार वो पतीला उबल ही पड़ा। ठीक 2 साल बाद दूसरा एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया। इस बार कोई समझौता नहीं हुआ। 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य ने पूरे पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। सिख साम्राज्य खत्म हो चुका था। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 1846 की इन संधियों ने ये तो दिखा दिया कि हाँ, कलम की ताकत तलवार से ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि क्या किसी को दबाकर, किसी को झुकाकर जो शांति लाई जाती है वो कभी टिक सकती है, या फिर वो हमेशा आने वाले एक नए तूफान के बीज बोती है। ये एक ऐसा सवाल है जो तब भी उतना ही अहम था और आज भी है। सोचने वाली बात है।